नमस्कार सर। जी, आपका प्रतिलिपि में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप ग्रामीण परिवेश का लेखन भी करते हैं और गांव से बहुत गहरे जुड़ाव भी है आपका। तो सबसे पहले तो हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। कोई रोचक घटना, कुछ यादें? प्रारंभिक जीवन तो जैसे गांव के बाकी लोगों का होता है जी उसी तरह रहा। जी और रोचक घटना कहिए या उल्लेखनीय घटना कहिए, जी मेरे बचपन की ये है कि मेरे पिताजी जी रामचरितमानस का पाठ करते थे जी रात में, जी। शाम को खाना खाने के बाद। अच्छा जी। तो उसको सुनते सुनते मुझे रामचरितमानस का बहुत सारा हिस्सा याद हो गया था। जी और ये चीज और दूसरी चीज वो कहते थे कि अगर इस मानस पाठ के बीच में तुम सो गए अच्छा तो अगले जन्म में अजगर बनकर पैदा होना। तो मैं इस डर से कि अजगर न बनना पड़े। और वो कहते थे कि अजगर को भरपेट भोजन कभी नहीं मिलता है, साल 6 महीने में कोई जानवर फंसता है उसके चंगुल में तो उसी दिन उसको भोजन। अच्छा। और मुझे भूख लगती थी जी। तो मैं भरसक कोशिश करता था कि जगा रहूं जब तक अजगर न बनना पड़े। अजगर न बनना पड़े। तो इसलिए मुझे रामचरितमानस का बहुत सारा हिस्सा याद हो गया, शब्द जान गए, उनके अर्थ जान गए। क्योंकि कभी कभी अर्थ भी कुछ श्रोता आ जाते थे तो उनको सुनाने के लिए अर्थ भी बताते थे। तो मुझे लगता है कि ये उल्लेखनीय घटना इसलिए है कि इसी ने मुझे कहीं न कहीं कथा के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया। जी। और दूसरी एक उल्लेखनीय घटना बचपन की बता दें जी कि जब ये हुआ कि अब स्कूल जाना है, पिताजी ने कहा स्कूल जाना शुरू करो, तो हमारे पड़ोस में एक तिवारी बाबा थे। अच्छा। वो मजाकिया थे जी। कभी कभी आते थे घर पर, कभी मट्ठा पीने आ जाते थे, कभी किसी और काम से आ जाते थे। तो पता चला कि अब ये स्कूल जाएंगे तो पिताजी के आगे और किसी के आगे कुछ नहीं कहे, लेकिन थोड़ी दूर मुझको बुला के ले गए और कहते हैं कि स्कूल चले जाओगे जी, बिना शादी किए ही स्कूल चले जाओगे क्या? अच्छा। अरे पहले शादी कर लो तब स्कूल जाओ, बिना शादी के कोई स्कूल नहीं जाता। अच्छा। और अपने माँ से जाके बता दो मैं पहले शादी करूंगा तब स्कूल जाऊंगा। अच्छा। तो मैं फिर शाम को 2-3 दिन तक मैं इस बात को कहता रहा, जोर देता रहा कि पहले मेरी शादी कर दीजिए। अच्छा। मुझे पता नहीं था कि शादी का मतलब मुझे लगता होगा 1-2 घंटे का कोई मामला होगा। शादी का मतलब क्या है एग्जैक्टली दिमाग में रहा नहीं होगा। तो ये था कि करना है, तिवारी बाबा कह गए हैं। तो एक ये रोचक घटना है कि मैं लगा रहा कि मेरी शादी कर दीजिए, बहुत डांटा डपटा गया। अच्छा सर, तो फिर आपकी शादी कब हुई? शादी हो गई मेरी, मेरे ख्याल से जब स्कूल जाने लगा। अच्छा। संयोग ऐसा है जी, ऐसा संयोग ही हुआ कि जिस साल मैं स्कूल जाने लगा जी उसी साल मेरी शादी। अच्छा जी। तो कोई उससे जुड़ी बाल विवाह था तो कुछ रोचक? हाँ। मेरी उम्र उस समय पेट के 9 महीने जोड़कर 7 साल हो रही थी जी, और इनकी मेरे ख्याल से कम ही रही होगी थोड़ा बहुत जी। तो 6 में नहीं कर सकते थे, 8 में नहीं कर सकते थे, 5 में कर सकते थे, 7 में कर सकते थे, 9 में। अच्छा। तो इसलिए वो 6 था। अच्छा। 6 वर्ष के थे, 7 कैसे पूरा हो? तो उन्होंने कहा देखिए बच्चे का जन्म तो उसी दिन हो जाता है जब गर्भ में आ जाता है। अच्छा। और 9 महीना गर्भ में रहता है फिर बाहर आ जाता है, जब बाहर आता है तो एक्चुअली 9 महीने का हो चुका रहता है जी। तो उसको जोड़ करके उन्होंने कहा कि 7 का हो गया है। अच्छा। अब तुम इसकी शादी कर सकते। अच्छा। तो उस समय मेरी शादी जब मैं 7 का पेट को जोड़ करके गर्भ को जोड़ करके हुआ तब मेरी शादी किया। तो 2 बाल पति पत्नी की मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात भी अजीब है जी। मेरी शादी इस तरह हुई, प्रायः लड़के की बारात ससुराल जाती है, लड़की वाले के यहाँ सब बारात जाती है जी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। मेरे साथ हमारी पत्नी अपनी बारात लेके मेरे। अरे वाह। तो ये अपने रिश्तेदारों के साथ हमारे यहाँ आई जी, और एक महुए के पेड़ के नीचे डेरा पड़ा जी, और मेरी खोज होने लगी शाम होने पर। अच्छा। तो लोगों ने बताया, बच्चों से कहीं से पता चला मुझे कि इसमें शादी का बहुत जरूरी हिस्सा है कि तुम्हारे कान और नाक छेदे जाएंगे। अच्छा। सुनार आया अपना वो लेकर के नाक छेदने वाला जी जी। तो मुझे लगा ये तो बहुत तकलीफ वाली बात होगी, तो मैं धीरे से भागा। अच्छा। वहां से तो भागते ही कुछ बच्चों ने खदेड़ लिया, मुझे पकड़ लिया जी, थोड़ी दूर जाके पकड़ लिया। और मैं रोने लगा कि मैं नाक कान नहीं छुड़ाऊंगा, इससे अच्छा मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन ये तो मैं ये दंड नहीं भोगना चाहता।
लेकिन कौन सुनने वाला था, मैं रो रहा था, मेरे दोनों हाथ दोनों वो बच्चे पकड़े हुए थे। जी जी। तो ये हमारी श्रीमती जी आई जी कि बच्चे क्यों रो रहा है, इनको इतना तो आभास रहा ही होगा कि हम शादी करने यहाँ आए हैं। जी जी। तो आई और सब लोग हंस रहे थे जी, तो ये भी हंसने लगे। अच्छा। तो मुझे लगा होगा, भले ही मैं छोटा था लेकिन पति तो होने जा ही रहा था। अच्छा। तो मैंने, हाथ तो मेरे बंधे थे, तो मैंने पैर से इनको मारने की कोशिश की। अच्छा। पैर उनकी तरफ चलाया क्यों हंसी, कि क्यों हंसी भाई, दुनिया हंसे तो हंसे, तुम क्यों? मुझे गुस्सा आई जी और मैंने पैर चला दिया। जी। तो मैंने सोचा कि उधर से कोई रिस्पांस इस तरह का नहीं आएगा, जी। लेकिन तुरंत मेरे पैर चलाने के साथ ही मेरा निशाना तो खाली गया। अच्छा। लेकिन उन्होंने एक मुक्का हमारी श्रीमती जी ने मेरे सीने को मारा। और उसका फायदा ये है कि तब से आज तक हम लोगों के बीच में कभी मारपीट नहीं हुई। वही एक दिन जो होना था शादी के पहले, शादी के पहले वो मुक्का मिल गया। मिल गया। सर, आपकी पहली रचना कौन सी थी? देखिए, मेरी पहली रचना, 2-3 रचनाएं हैं, उनमें से कोई एक होगी। मुझे जहां तक याद है, राजस्थान से एक पत्रिका निकलती थी, वातायन, जी, बीकानेर से जी, हरीश भादानी उसके संपादक थे जी। उसमें मेरी एक कहानी छपी थी, उसका नाम था पान फूल जी। या तो वो पहली कहानी है या एक युवक पत्रिका आगरा से निकलती थी जी। उसमें मेरी कहानी छपी थी, मुझे जीना है। अच्छा। तो ये दोनों में से ही कोई एक पहली होगी, क्योंकि एक ही साल 69 या 68 में दोनों छपी थी। और कब से लिखना आपने शुरू किया सर? समझिए कि वही 68 मान सकते हैं जी। 68 से कि इस तरह की पत्रिकाओं से परिचय हुआ और लिखना शुरू किया और छपने की नौबत आई, तो 68 मान सकते हैं। जी सर, आपकी रचनाओं के परिवेश ग्रामीण होते हैं और आप अपनी नौकरी के सिलसिले में जगह जगह घूमते रहते हैं, फिर भी आप ग्रामीण परिवेश के चरित्र कैसे ढूंढ निकालते हैं? देखिए, गांव में मेरा बचपन बीता जी, और बचपन में जो चीजें आप अनुभव कर लेते हैं, देख लेते हैं, आपके मेमोरी में आ जाती हैं, वो जीवन भर आपका साथ देती हैं। जी। बाद का बहुत कुछ लिखा पढ़ा भूल जाता है, भोगा हुआ भूल जाता है, जी। लेकिन बचपन का अंत तक याद रहता है। जी। तो मेरी उम्र जब 24 वर्ष की थी, जी, तब तक मैं गांव में था। जी। तो इस उम्र तक जो मेरे अनुभव हो गए, जी, एक खास चीज और हुई मेरे साथ कि मेरे पिताजी जब मैं दर्जा 7 में पढ़ता था तो साधु हो गए। जी। और वो एक बाबा जी के यहाँ जाने लगे, कभी बीच में आ जाते थे। जी, हम लोग बुलाने जाते थे, मेरी माँ जाती थी बुलाने के, चलिए खेती सूख रही है या कोई बोने जोतने वाला नहीं है, छोटा बच्चा है, परेशान है, हम परेशान है, चलिए। कभी आ भी जाते थे, फिर चले जाते थे। तो इसकी वजह से मुझे अपनी खेती बाड़ी, वास्तव में जब मैं दर्जा 7 में पढ़ता था, 13 साल मेरी उम्र रही होगी, 14 साल रही, जी, जी, तब से मैंने अपनी खेती बाड़ी भी संभाली, जी, और पढ़ाई लिखाई भी किया। तो इसलिए मेरा गांव का अनुभव, खेती का अनुभव, लोगों के पारस्परिक रिश्ते, जो धोखा है, जो प्यार है, जो स्वार्थ है, मुझे लगता है कि ये मुझे नजदीक से देखने को मिला। तो वो सारी चीजें मेरे अनुभव का हिस्सा बन गई। तो मुझे गांव के जीवन पर लिखने के लिए कभी कोई सामग्री का टोटा नहीं रहा। अभी भी मेरे पास 4-5 रजिस्टरों में मैटर रखा हुआ है। मैं इस जन्म में उसको लिख नहीं पाऊंगा, बहुत थोड़ा 1% ही उसका लिख पाऊंगा। दूसरी चीज कि नौकरी में रहते हुए मैं केवल उत्तर प्रदेश में ही मेरे स्थानांतरण होते रहे, और कोई ऐसा महीना नहीं जाता रहा होगा जबकि मैं गांव न जाता रहा हूँ या हमारी श्रीमती जी न जाती हूँ। तो इसलिए वो रिश्ता आज भी उसी तरह कायम है। तो इसलिए मुझे सामग्री का कि गांव पे लिखने का मटेरियल कहाँ से मिला, ऐसा कोई संकट मेरे सामने। गांव से जुड़ाव बना रहा और आप वहाँ से लेते रहे। वो पहले ही जब भी जाइए कोई नई चीज मिलती है, और पहले की भी नई चीजें हैं। हमारी सारी कहानियां वहीं से निकली हैं, कुछ रिश्तेदारों से निकली हैं, कुछ पड़ोसियों से निकली हैं, कुछ नौकरी में जाते जाते नौकरी के अनुभव से तिरिया चरित्र मेरी कहानी है। तिरिया चरित्र और वो एक बच्चे वाली कहानी, हाँ, जो जाता है और उसके पिताजी दूसरी शादी कर लिए होते हैं, हाँ, जिस पर मूवी भी बनी थी। हाँ, श्री उपमा जोग। जी, श्री उपमा जोग में भी था कि अधिकारी प्रायः, अब तो सब लड़के लड़कियां पढ़ने लगे, प्रायः अधिकारी हो जाता था गांव का लड़का, और उसकी पत्नी अनपढ़ रहती थी। जैसे हमारी श्रीमती जी को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला।
तो बाद में जब वो लड़के आते थे, अगर वो बहुत अंदर से मजबूत नहीं है तो इस समाज में आते थे, अफसर बन जाते थे, उनको सैल्यूट मिलता था, उनको इज्जत मिलती थी, उनके पास पावर आ जाती थी, तो उनको अपनी गांव वाली बीवी जो खड़ी बोली भी बोलना नहीं जानती थी, उनको वो लगता था कि ये हमारे साथ में रहेगी तो मेरा जैसे इंसल्ट है, जैसे मैं छोटा हो जाऊंगा, लोग मुझे नीची नजर से देखने लगेंगे। ज्यादातर ऐसे लोग जो पिछड़ी जातियों के थे, दलित जातियों के थे, उनमें से ज्यादातर ऐसा मानते थे, और उन्हीं के यहाँ ऐसा होता भी था कि लड़की पूरी तरह अनपढ़ रहती थी। तो ऐसे मैंने एक दो उदाहरण देखे थे, तो मैंने उसमें कल्पना किया कि मैं जैसे पढ़ लिख करके अफसर बन गया, मेरी श्रीमती जी पढ़ी लिखी नहीं है, अगर ये घटना मेरे घर में हुई होती, मैं ऐसा करता तो मेरा कोई बच्चा होता तो उसकी क्या स्थिति होती। तो ये सारी मिला करके वो श्री उपमा जो बहुत मार्मिक कहानी है सर, श्री उपमा जो। हाँ, उसको लोग सारे लोग जो मेरी सारी कहानियां पढ़ते हैं कहते हैं अभी इसके ऊपर दूसरी कोई कहानी इतना असर नहीं डालती है जितना ये श्री उपमा, जो सबसे छोटी कहानी और सबसे मार्मिक कहानी, उसको लोग बताते हैं। सर आपने भाषा में बहुत प्रयोग किए हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि फणीश्वरनाथ रेणु के बाद भाषा में ग्रामीण शब्दों के प्रयोग आपकी रचनाओं में बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो अब क्या कुछ और नए प्रयोग करने की इच्छा है, या कुछ नया सोच रहे हैं भाषाई प्रयोग के? भाषा के प्रयोग के संबंध में मैं ये समझता हूँ कि जहाँ की कहानी आप कह रहे हैं, जिसकी कहानी कह रहे हैं, जिस कैरेक्टर की कहानी कह रहे हैं, वो कौन सी भाषा बोलता है, अपने भावों को किस भाषा में वो व्यक्त करता है, किन शब्दों में व्यक्त करता है, वहाँ उसको आपको लेना होगा उसकी बात कहने के लिए। और जिसको आप कन्वे करना चाहते हैं, जो आपका पाठक है, उस तक पहुँचाना भी है आपको। ऐसा भी हो सकता है कि वो पाठक आपके पात्र की भाषा बोली न जानता हो, क्योंकि हिंदुस्तान में कई बोलियां हैं, हिंदी में भी कई बोलियां हैं, और एक दूसरे की बोली समझना कठिन होता है। तो लेखक का प्रयास ये होना चाहिए कि जो उसका पात्र बोल रहा है, जिस बोली में, स्थानीय बोली में, उसका दर्द जो उन्हीं शब्दों के द्वारा व्यक्त हो सकता है, कुछ ऐसा उपाय करे कि जो उस बोली को नहीं जानते हैं, केवल खड़ी बोली को जानते हैं, उन तक भी उसका मर्म पहुंच जाए। तो एक संतुलन साधना पड़ता है कि शब्द आप वहां से ले लें या कोई संवाद ले लें, पूरा का पूरा हिस्सा आप बोली में नहीं लिख सकते, तब वो मुश्किल हो जाएगी उस पाठक के लिए जो आपकी बोली से परिचित नहीं है। तो मैं हमेशा, रेणु जी ने यही किया, रेणु वहाँ के शब्द ले लेते थे या वाक्यांश ले लेते थे, उससे उस पात्र की पूरी सोच और जो वो कहना चाहता है, जो वो सोच रहा है, वो सब कन्वे हो जाता है। और भाषा वो खड़ी बोली रखते थे, ताकि खड़ी बोली जानने वाला हिंदी का हर पाठक उसको कोई असुविधा न हो। तो मेरा भी सैद्धांतिक रूप से मैं भी इसी का समर्थक हूँ। इसलिए कोई नया प्रयोग आपने जो कहा, नया प्रयोग मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। मैं हमेशा यह ध्यान रखूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक मेरी बात बिना मुश्किल के पहुंच जाए, और वह दर्द भी पहुंच जाए जिस दर्द को व्यक्त करने के लिए मैं कोई रचना लिख रहा हूं। सर एक और खास बात मैंने आपकी कहानियों में देखी है कि आप परिवेश की बारीकी को भी बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। जैसे एक कहानी में मैंने पढ़ा, शायद केशर कस्तूरी में, वो आप गांव में जाते हैं और खटिये पर बैठी हुई हैं, तो खांसी होती है और वो बलगम जमीन पे गिरता है, तो उसमें मक्खियां भी, मतलब इतनी बारीकी से आप पकड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है, कहानी, उपन्यास जो भी लिखे जाएं, तो उसमें ये बारीकी होना जरूरी है ताकि परिवेश, आप जो रस परिपाक करना चाहते हैं, आप पाठक को अपने कैरेक्टर के दुख से परिचित कराना चाहते हैं, तो उस दुख से संबंधित चीजें आपको देनी है। उसके गुस्से को कन्वे करना चाहते हैं, तो उसके गुस्से से संबंधित चीजें देनी है। देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण तो एक लेखक के लिए बहुत जरूरी है। जब तक वो सूक्ष्म निरीक्षण नहीं करेगा, तब तक कैसे दिखाएगा, अपने पाठक को कैसे दिखाएगा, उसका दृश्य कैसे बनेगा। आप समझिए कि पाठक लेखक की आंखों से देखता है,
जी। आपने की आंखों में जो देखा वो पाठक की आंखों में डाल दीजिए, वो देखने लगे। इसी में लेखक की सफलता है जी। और ये तभी हो पाएगा जब आप सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। उसको पाठक को लगेगा कि जैसे लेखक ने देखकर मुझे नहीं बता रहा है, बल्कि मैं खुद ही वो देख रहा हूँ जी जी। तो इसलिए सूक्ष्म निरीक्षण तो जरूरी जी। सर, ये तो कहानी की किसी भी कथाकार के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। आपकी हालिया चर्चित कहानी हुई है कुच्ची का कानून, और प्रतिलिपि पर भी है। हमने पिछले साल इसे सम्मानित भी किया। कहानी बहुत जोरदार है। तो कुच्ची का जो विद्रोही चरित्र है ग्रामीण परिवेश में, क्या वो चरित्र सचमुच आपके सामने कभी आया? सच में यथार्थ में कहीं वो चरित्र है या आपकी केवल कल्पना है? देखिए जी, इस तरह के जीवट वाले चरित्र जी कुच्ची के साथ जो घटित हुआ जी, उसको एक तरफ भी रख दीजिए। तो इस तरह के जीवट वाले चरित्र बहुत हैं गांव जी, हमारे पास बहुत हैं। जो तिरया चरित्र की बिमली है जी, जी, वो भी उसी तरह का करेक्टर है जी, जी, उतनी ही मजबूत करेक्टर है जी। तो जो ख्वाजा वो मेरे पीर मेरी कहानी जी, उसकी जी, मामी है जी जी। तो मेरे मन में पहले मैं जानता नहीं था कि चीज कहाँ से आई। एक दिन कुच्ची का कानून पढ़ने के बाद एक किसी फेसबुक के पाठक ने एक क्लिप लगाई जी, मेरे एक इंटरव्यू की। अच्छा। जो वो इंटरव्यू ओमा शर्मा ने लिया था 2012 में, लम्ही पत्रिका मेरे ऊपर विशेषांक निकाल रही थी जी। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये कहानी आपके मन में 2012 में थी, आपने अपने इंटरव्यू में ये बात कही है, आपके जवाब की मैं क्लिप लगा रहा हूँ। अच्छा। तो लगाया उसने। क्या था सर? तो उसमें यही था कि मैं ऐसी कहानी लिखना चाहता हूँ जिसमें ये दिखाऊं कि स्त्री जो है, जब सारा शरीर उसका है जी, सारे शरीर पर उसका अधिकार है जी, तो वो अपनी मर्जी से अपने शरीर का उपयोग आंख नाक कान पे करती है जी, तो बाकी सारे हिस्सों पे भी करेगी। बच्चा भी पैदा कर सकती है जी जी, है ना। माँ बनना उसका मौलिक अधिकार, माँ बनना भी उसका मौलिक अधिकार है। और वो ये उसकी इच्छा पर है कि वो बने। ये जरूरी नहीं है कि वो कोई किसी के साथ शादी हो जाए या किसी सम्मति हो जाए तो ही बने। ये उसका नैसर्गिक अधिकार है और ये होना चाहिए। इसी बिंदु पर मैं कहानी लिखना चाहता हूँ। ये मैंने उनको अपने इंटरव्यू में बताया। तो फिर एक दिन एक सज्जन ने कहा, मित्र ने ही, कि ये तो आप इंटरव्यू में जो कह रहे हैं इसको आप पहले भी कह चुके हैं 2012 से भी पहले जी जी। तो हमने कहा पहले कह चुके हैं। तो उन्होंने बताया। तो ख्वाजा और मेरे पीर में जो मामी है जी, वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए रात में 3 घंटे चल करके जाती जी जी। तो वो जो बहनें हैं उनसे प्रश्न पूछता है कि आप उतनी दूर मामा से मिलने, अपने हस्बैंड से मिलने क्यों जाती हैं जी? तो उन्होंने कहा, उनका जवाब है कि अगर किसी भी पुरुष से बच्चा ले लेने, गर्भ ले लेने की राह इस समाज ने रोक न दी होती तो मैं उनके पास दौड़कर आधी रात में क्यों जाती जी। तो उन्होंने कहा कि आपके दिमाग में इससे भी पहले उस समय ये बात थी, यानी हमने 2010 में लिखा था जी, तब से मेरे पास थी। तो एक मेरे और मित्र ने कहा कि नहीं, इससे भी पहले आपके दिमाग में ये बात जी। दिनेश कुशवाहा है जी। उन्होंने कहा नहीं, ये बात आपके दिमाग में, इससे आप हिम्मत नहीं कर पाते थे। उसमें मैंने कहा कि मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा। तो कहा नहीं, इससे भी पहले थे। तो दिनेश कुशवाहा ने बताया, दिनेश कुशवाहा ने इनका, हमारी श्रीमती जी का इंटरव्यू लिया था। अच्छा। तो उसमें कहीं ये बात आई है, एक गीत है कि वही कदम तरे ब्रजराज आज हम आओ, उस कदम्ब के पेड़ के नीचे अय ब्रजराज आज मैं आऊंगी। कंत खियाय कंत जमाई सोआई सेज पर सब विधि अवसर पाए आज हम आओ। अच्छा जी। तो ये था कि नायिका कहती है अपने मित्र जो पुरुष है, ब्रजराज कहिए, कृष्ण कहिए, कि आज मैं आपसे मिलने के लिए उस कदम के पेड़ के नीचे आऊंगी। और कब आऊंगी? अपने पति को खिला पिला कर सुला करके जब फुर्सत हो जाएगी तब मैं आपसे मिलूंगी। तो कहा ये जो बात है, ये आपके मन में ये गिल्ट पहले भी नहीं थी, आपने वहां भी ये बात कही थी, फिर ख्वाजा मेरे पीर में भी कही थी, और फिर
अपने इंटरव्यू में कही थी और अंत में आपने अब जाकर उस पर कहा कुच्ची का तो कानून, कुच्ची का कानून लिखा है। कुच्ची का कानून का जब मैं ये कहानी को लिख रहा था, आधे रास्ते पर था, तो ये जानने के लिए कि ये मैं लिखूंगा तो गांव की औरतों की क्या प्रतिक्रिया होगी, उसमें मुझे अपनी कहानी में प्रतिक्रिया दिखानी थी। गांव की औरतें ये जान करके कि इस लड़की को गर्भ है जबकि इसका पति मर चुका है, तो लोग औरतें क्या कहेंगी। इसको जानने के लिए, ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए हमारी श्रीमती जी की बड़ी बहन आई हुई। उनके पास बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे मुहावरे हैं। वो जब आती हैं तो उनसे मुझे बहुत मिल जाता है। तो मैंने कहा कि इनसे मैं पूछूं। जब मैंने उनसे बताया कि मैं कहानी लिख रहा हूँ जिसमें वो जो लड़की है उसका वो विधवा हो गई है, लेकिन वो एक बच्चा चाहती है और उसके पेट में बच्चा आ गया है, और सब गाँव के लोग क्या कहेंगे, उससे कैसे वो तंग होगी या क्या होगी। तो उन्होंने कहा, हमारी श्रीमती जी की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि हे हो फलानी, ये तो अपने उस गांव की कहानी है, वो फलाना जो लेडी है उनकी कहानी है। तो उससे मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा क्या सचमुच घटित हुआ है। तो उन्होंने बताया कि आज से 60 साल पहले ये घटित हुआ है। उनके घर में 3 विधवाएं थी। अच्छा। एक तो ये विधवा हो गई बिना बच्चे के, कुच्ची, उसको हम कुच्ची नाम दिए, उनका कुछ नाम और था। उसके पहले उनकी सास विधवा हो गई थी जब एक ही बच्चा हो। उसके पहले उनकी सास विधवा हो गई थी, अजिया सास विधवा हो गई जब उनको एक बच्चा था। उन दोनों को तो एक एक बच्चे हो गए और विधवा हो गई। उन्होंने अपना वैधव्य काटा, लेकिन कम से कम एक बच्चा तो पाने के बाद, और ये इनके पास एक भी बच्चा नहीं था। तो 3-4 साल बाद ये पता चला कि उनको बच्चा होने वाला है। तो सब लोगों ने कहा, भाई ये कहाँ से बच्चा है, कैसे आ गया, किसका है। उन्होंने किसी को नहीं बताया और कहा कि किसी से क्या मतलब। उन तीनों विधवाओं ने कहा कि किसी को गांव वाले से क्या मतलब है कि हमारे यहाँ किसका बच्चा आ रहा है। हम अपनी जमीन में जोत रहे हैं, बो रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो किसी को इससे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने जब ये कहानी के आधे रास्ते पर था तब मुझे ये घटना बताई गई इन लोगों के द्वारा, तो मुझे और हौसला हो गया कि जो चीज आज के 60 साल पहले हो सकती है तो आज तो वो सामान्य चीज हो जानी चाहिए। अगर सामान्य चीज अभी भी नहीं हुई है तो इसका मतलब हमारे समाज की प्रगति की गति जो है बहुत मंद, बहुत धीमे धीमे हमारा समाज आगे आधुनिक हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। जी सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कुच्ची की कहानी के बारे में बताया, उसके पीछे की कहानी हमें बताई।